हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 4 के एपिसोड 6 को, जहां आज आप देखेंगे कि कैसे सूहो को हर एक अलग लेवल में डीमंस और टाइटंस की आर्मी, यहां तक कि टस्क, बेरू और बेलियन का भी सामना करना पड़ता है। आखिर में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सूहो को अपने ही डैड यानी कि शैडो मोनार्क जिन्वू संग से सामना करना पड़ता है। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जैसे ही सूहो के अंदर शैडो मोनार्क की पावर्स तेजी से बढ़ने लगती है, संग जिन्वू उसकी यादों और सारी पावर्स को सील कर देता है ताकि वह नॉर्मल लाइफ जी सके। लेकिन जब सालों बाद सूहो काफी बड़ा हो जाता है, तब जिन्वू डिसाइड करता है कि अब समय आ गया है उसकी असली पावर्स लौटाने का। इसके लिए वह एक खास सिस्टम बनाता है ताकि वो ये टेस्ट कर सके कि सूहो को अभी उसकी पावर्स लौटानी चाहिए या नहीं। ये सिस्टम कुछ वैसा ही था जैसा आर्किटेक्ट ने कभी जिन्वू के लिए बनाया था। इस सिस्टम का पहला लेवल बेहद खतरनाक था, जहाँ सूहो को कई स्टैच्यूज का सामना करना पड़ता है और अंत में उसका सामना इग्रिस से होता है। एक लंबी और खतरनाक फाइट के बाद सूहो आखिरकार इग्रिस को हरा देता है, जिसके बाद अगले लेवल के लिए रास्ता खुल जाता है। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही सूहो इग्रिस वाले लेवल को पार करता है, तभी वहां एक और पोर्टल खुल जाता है, जिसे देखकर सूहो हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि एग्जिट गेट सामने आ गया है, लेकिन जैसे ही सूहो पोर्टल के अंदर जाता है, वो दूसरे लेवल पर पहुंच जाता है। ये लेवल डीमन कासल वाला एरिया है, जो असल दुनिया के टावर जैसे दिखता है। इसीलिए सूहो सोचता है कि ये तो सोंगपागु वाला टावर है, लेकिन ये टावर जल क्यों रहा है। तभी सूहो के सामने 3 सिर वाला डीमन आ जाता है। वो डीमन सूहो को देखकर रोर करने लगता है। सूहो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये सिर्फ आग में जलता हुआ एक स्टोन स्टेच्यू है। उसकी बात सुनकर उस मॉन्स्टर को पसीने आ जाते हैं। सूहो वहां से आगे बढ़ता है, जहां वो टावर के गेट के पास जाता है। वो गेट खोलता है और अंदर चला जाता है, जहां की दीवालों पर उड़ते हुए डीमंस के स्टैच्यूज थे। आगे बढ़ते ही यहाँ हम डीमन कैसल वाली सिटी को देखते हैं, जहां पूरा आसमान लाल था और पूरी सिटी आग में जल रही थी। जैसे जैसे सूहो फ्लोर में आगे बढ़ रहा था, उसका सामना यहाँ के अलग अलग डीमंस से हो रहा था। वो आसानी से सभी डीमंस को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो बहुत तेजी और आसानी से फ्लोर को पार करते जा रहा था, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब डीमंस इतने कमजोर क्यों हैं। वो सोचता है कि शायद मैंने अपना लेवल ब्लैक नाइट को हराने के बाद कुछ ज्यादा ही बढ़ा लिया है। सूहो अकेले ही बिना किसी की मदद के पूरी सिटी के डीमंस को हराते हुए 100वें लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंचता है, उसके सामने रेडरू क्लैन की प्रिंसेस एसिल आ जाती है। सूहो को तुरंत लेवल पार करना था, इसीलिए वो सीधे एसिल पर अटैक कर देता है। लेकिन एसिल उसे रुकने के लिए कहती है और सूहो तुरंत खुद को रोक लेता है। एसिल उसे बोलती है कि तुम काफी सारी मुश्किलों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हो, तुम पिछली बार यहाँ नहीं आए थे। सूहो हैरान हो जाता है कि पिछली बार, इस बात का क्या मतलब है। लेकिन एसिल तुरंत इस बात को टाल देती है। इसके बाद एसिल बताती है कि मैं रेडरू क्लैन की बड़ी प्रिंसेस हूँ और मेरा नाम एसिल है। लास्ट स्टेज में आपका स्वागत है। सूहो के पूछने पर एसिल बताती है कि यही एंड है। तभी वहाँ एक और पोर्टल खुलता है। सूहो पूछता है कि अगर ये एंड है तो फिर ये नया पोर्टल क्यों खुल गया। तब एसिल बताती है कि ये डीमन का महल नहीं है, ये एक गेट है जो दूसरे डिमेंशन में जाता है। सूहो सोचता है कि तो ऐसी चीजों को गेट बोलते हैं। इसके बाद सूहो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी एसिल उसे खाना खाने के लिए रुकने को बोलती है। तब सूहो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि डीमंस क्या खाते हैं, लेकिन मैं अभी उस एज का नहीं हूँ कि शराब पी सकूं। मैं खाना अगली बार खाऊंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। इसके बाद सूहो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं अगली बार तुमसे मिलूंगा। एसिल गुस्से में मन में सोचती है कि मोनार्क वापस कभी नहीं मिलते हैं, जब भी वे कहकर जाते हैं कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा। वो जिन्वू के बारे में सोचती है कि 60 साल हो चुके हैं जब से उन्होंने डीमन कैसल की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। इसके बाद सूहो एसिल से बोलता है कि तुम्हारा नाम याद रखूंगा और हम फिर से जरूर मिलेंगे। जिसके बाद एसिल भी उसे बाय बोल देती है। सूहो पोर्टल के अंदर जाते हुए सोच रहा था कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है। सूहो जैसे ही पोर्टल के अंदर जाता है, वो अगले लेवल पर पहुंच जाता है, जो कि एंट कॉलोनी थी। यहाँ इतनी सारी एंट्स को सामने देखकर उसे पसीने आ जाते हैं। सूहो भागते हुए सोच रहा था कि ये बड़ी एंट्स यहाँ पर क्यों हैं। इसके बाद वो उनसे फाइट करने लगता है। उनसे फाइट करते हुए सूहो अब 94 लेवल पर पहुंच जाता है। उन सभी एंट्स को हराने के बाद उसे एक गेट दिखाई देता है और वो उसके अंदर चला जाता है और सोचता है कि ये रूम ही इतना बड़ा है तो इस जगह का बॉस कितना बड़ा होगा। और तभी उसके सामने बेरू आता है। बेरू को देखकर सूहो सोचता है कि क्या ये अकेला ही यहाँ पर है। सूहो को देखकर बेरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो सालों बाद उससे मिला था। बेरू को रोते हुए देखकर सूहो हैरान था कि वो रो क्यों रहा है। इसके बाद बेरू बिना मन के रोते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और दोनों की फाइट अब स्टार्ट हो जाती है। बेरू उस पर अटैक करता है, लेकिन सूहो तुरंत वहाँ से हटकर बेरू पर काउंटर अटैक करता है। बेरू आसानी से उसके अटैक से बचते हुए सूहो पर खतरनाक अटैक करता है, लेकिन इससे पहले ही बेरू अपने हाथ को रोक लेता है, क्योंकि वो सूहो को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ये देखकर सूहो हैरान हो जाता है। इसके बाद वो बेरू को आसानी से पंच कर देता है। बेरू एक बार फिर उस पर अटैक करते हुए रुक जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और सूहो उस पर अटैक करता रहता है। बेरू खुद को हील करता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए अटैक करता है, लेकिन सूहो नीचे झुक जाता है। बेरू लगातार खुद को होल्ड बैक करते हुए मार खाता रहता है। बेरू को होल्ड बैक करते और उसे रोते हुए देखकर सूहो भी हैरान था कि वो रोते हुए क्यों रुक जाता है। इसके बाद बेरू चिल्लाता है और अपने गार्ड को डाउन कर लेता है।
है। बेरू नाटक करते हुए खुद ही गिर जाता है और अपने छोटे लॉर्ड के सामने हार मान लेता है। बेरू के हार मानते ही सूहो का लेवल इंक्रीज हो जाता है। सूहो हैरान होकर सोचता है कि वो जीत के बहुत करीब था, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एक एंट जिसके पंख हैं और बहुत डरावना है, लेकिन वो हिचकिचा रहा है। अटैक करने की बजाय उसने मुझे कई मौके दिए और इसी वजह से मैं उससे जीत पाया। सूहो देखता है कि उसकी बॉडी में काफी सारे डैमेज हुए हैं। तभी वहाँ एक और गेट खुल जाता है। सूहो सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मेरा लेवल बढ़ेगा, लगता है कि इस बार सच में मैं घर वापस जा सकता हूँ। इसके बाद सूहो उस पोर्टल में चला जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वो वहाँ कई जायंट्स और मॉन्स्टर्स की आर्मी को देखता है। सूहो उनसे फाइट करते हुए सोचता है कि लगता है ये सच में कभी खत्म नहीं होगा। सूहो अब 99 लेवल पर आ चुका था। इसके बाद सूहो उन जायंट्स के साथ खतरनाक फाइट करने लगता है। वो लगातार एक एक करके जायंट्स को खत्म कर रहा था और अपने लेवल को इंक्रीज करता जा रहा था। जायंट्स को खत्म करने के बाद सूहो के सामने ग्रीन ऑर्क्स आ जाते हैं, जिसके बाद सूहो उनके साथ फाइट करने लगता है। सूहो के सामने अलग अलग तरह के ऑर्क्स आते जा रहे थे जो कि ड्रैगन्स पर सवार थे। अब वहाँ कई सारे ऑर्क्स ड्रैगन्स के साथ आ जाते हैं। इसके बाद सूहो जंप करते हुए हवा में आता है और एक ऑर्क को मारते हुए उसके ड्रैगन में खड़ा हो जाता है, जिसके बाद सूहो ज्यादातर ऑर्क्स को आसानी से हरा देता है। लेकिन तभी उसके सामने टाइटन्स की आर्मी भी आ जाती है। उन टाइटन्स का लीडर सूहो से बोलता है कि 30 साल बीत चुके हैं मुझे यहाँ रहते हुए। मुझे इस फॉर्म के साथ गेम में भाग लेने की इज्जत मिली है और तुम इस गेम में हो, इसका मतलब तुम्हें हमारे किंग पसंद करते हैं। तुम शायद छोटे मोनार्क होगे, पर मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी पावर्स के सामने टिक पाओगे। तभी सूहो उसे पंच मारते हुए बोलता है कि तुमने अभी कुछ कहा क्या। इसके बाद सूहो वहाँ के सारे टाइटन्स पर एक साथ अटैक कर देता है और लीडर की अच्छे से कुटाई कर देता है। लेकिन तभी वहाँ अपनी स्टाफ लिए टस्क आ जाता है। टस्क सूहो को ग्रेविटी की पावर्स से नीचे गिरा देता है। सूहो ड्रैगन के ऊपर से नीचे गिर चुका था। वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे मुझे किसी भारी चीज से दबाया जा रहा हो। वो टस्क को देखते हुए सोचता है कि लगता है कि ये सब वही कर रहा है। तभी वहाँ 3 शैडो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वो तीनों एक साथ सूहो पर अपनी फायर रिलीज करते हैं। लेकिन इससे पहले ही सूहो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और उन तीनों शैडो मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देता है। सूहो एक बार फिर हवा में जंप करते हुए ऑर्क्स को नीचे गिराकर उड़ने वाले शैडो मॉन्स्टर में खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि मैं पहले उन्हें हराऊंगा जो ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही सूहो टस्क की तरफ देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि टस्क ऑर्ब की पावर्स का यूज करते हुए सन की तरह आग का गोला क्रिएट कर चुका था। टस्क जैसे ही उसे सूहो पर रिलीज करता है, सूहो तुरंत वहां से हट जाता है। टस्क के इस अटैक से वो आइलैंड बुरी तरह साफ हो जाता है, जिसे देखकर सूहो के पसीने आ जाते हैं। इसके बाद टस्क बोलता है कि मेरे स्टाफ की वजह से मेरे धमाके और भी ज्यादा शानदार हो गए हैं, और ये सुनकर सूहो की और भी फट जाती है। और तभी वहां टाइटन्स के लीडर के साथ दूसरे शैडो सोल्जर्स फिर से आ जाते हैं और चारों तरफ से सूहो को घेर लेते हैं। टाइटन्स का लीडर मार खा चुका था, इसीलिए वो गुस्से में बोलता है कि आप क्या सोचते थे कि ऐसे नॉर्मल अटैक से ही आप मुझे हरा पाएंगे। लेकिन तभी सूहो उसे एक बार फिर कूट देता है। तब टाइटन लीडर बोलता है कि हमारे किंग की आर्मी में शामिल होने के बाद, पूरे समय सीक्रेटली कड़ी मेहनत करने के बाद मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तभी एक ड्रैगन सूहो पर अटैक कर देता है, लेकिन सूहो उसके अटैक से बचते हुए उस ड्रैगन का काम खत्म कर देता है। इतनी बड़ी और पावरफुल शैडो आर्मी के सामने सूहो घिर चुका था। वो जानता था कि वो अपने करंट लेवल की स्टेमिना का यूज करके इन सबको नहीं हरा पाएगा। इसीलिए सूहो पूरी पावर्स के साथ अपने माना को रिलीज करता है, जिससे उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और रिएक्शन कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके बाद सूहो वहां के सभी सोल्जर्स को इतने अल्ट्रा फास्ट स्पीड से मल्टी पंच मारता है कि ऐसा लग रहा हो जैसे एक साथ लाखों पंचेस की बरसात शैडो सोल्जर्स पर की जा रही हो। यह पहली बार है जब सूहो अपनी इनहेरिटेड शैडो मोनार्क की पावर्स को पूरी तरह से बाहर निकालता है। ये सिर्फ रॉ पावर नहीं थी, बल्कि इस मोमेंट पर उसकी फाइट इंस्टिंक्ट भी पूरी तरह एक्टिव हो जाती है और उसके इस अटैक से सारे सोल्जर्स बिखर जाते हैं। टस्क अपने बैरियर का यूज करके इस अटैक से बच जाता है, लेकिन तभी सूहो उसे फिर से खतरनाक पंच मारता है, जिससे उसका बैरियर टूट जाता है। उस पर अटैक करते हुए सूहो सोचता है कि अगर ये उस एंट की जगह होता तो ये सच में बहुत बोरिंग होता। टस्क की पावर्स को देखकर सूहो बोलता है कि अगर तुम्हारे पास मुझे दिखाने के लिए बस यही कुछ है तो यहाँ से गायब हो जाओ। जिसके बाद सूहो उसे इतना खतरनाक पंच मारता है कि टस्क का काम तमाम हो जाता है और उसकी शैडो गायब हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक और गेट खुलता है। सूहो सोचता है कि हालांकि मेरे स्टेट्स नहीं बढ़े, लेकिन मैं इन फाइट्स के चलते अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करने में माहिर हो गया हूँ। लेकिन तभी उस गेट से बेलियन आ जाता है। बेलियन को देखकर सूहो सोचता है कि ये ज्यादा खतरनाक है, शायद ये पहले वाले एंट से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ सूहो को लगता है कि यही इन सब का बॉस होगा, इसीलिए वो बेलियन से पूछता है कि अब तक मैं तुम्हारी आर्मी के कितने हिस्से से फाइट कर चुका हूँ। तब बेलियन उसे बताता है कि अगर डीमन कासल को छोड़ दिया जाए तो यहाँ जो सोल्जर्स इकट्ठे हुए हैं वो पूरी आर्मी के 3000वें में से सिर्फ एक हिस्सा है। ये सुनकर सूहो सोचता है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स को हराने के बाद भी ये अभी पूरी आर्मी के 3000वें का केवल एक हिस्सा हुआ है। जिसके बाद सूहो खुद को तैयार करता है और बेलियन को लड़ने के लिए बोलता है। तब बेलियन सूहो के सामने झुकते हुए बोलता है कि आप सच में बहुत अच्छे से बड़े हो गए हैं वॉइस लॉर्ड। जिसके बाद बेलियन उस पर अपनी सोर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन सूहो नीचे झुक जाता है।
सूहो बोलता है कि तुम लोग मुझे वॉइस लॉर्ड बोलते रहते हो, लेकिन ये वॉइस लॉर्ड क्या है? वो बेलियन पर अटैक करते हुए पूछता है कि क्या इसी वजह से मुझे इस दुनिया में खींचा गया है? सूहो गुस्से में बोलता है कि अगर मैं लॉर्ड हूँ तो मुझे लॉर्ड बोलो, लेकिन मुझे वॉइस लॉर्ड क्यों बुलाया जा रहा है? इसके बाद सूहो बेलियन पर दोबारा अटैक करने जाता है, लेकिन बेलियन अपनी फ्लेक्सिबल सोर्ड को चाबुक की तरह यूज करते हुए सूहो को डैमेज कर देता है। बेलियन की सोर्ड देखकर सूहो हैरान हो जाता है। बेलियन लगातार सूहो पर अटैक करता रहता है और सूहो सिर्फ इन अटैक से बचने में लगा था। इसके बाद सूहो स्पीड से उसके अटैक को डॉज करते हुए सोचता है कि क्या उसकी सोर्ड किसी तरह के जंजीर में बदल सकती है। सूहो उसकी सोर्ड को पकड़ते हुए बेलियन के पास पहुंच जाता है। सूहो उसके फेस में खतरनाक पंच मारता है जिसे बेलियन आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद सूहो अपनी किक से उसके फेस में अटैक करता है, लेकिन बेलियन इसे भी रोक लेता है। जिसके बाद सूहो बेलियन के पैरों के पास आता है और बोलता है कि अगर तुम अपने फेस को बचाने के लिए दोनों हाथ यूज करते हो तो तुम्हारे पैर खुले रह जाएंगे। जिसके बाद सूहो उसके पैर में इतना पावरफुल पंच मारता है कि बेलियन वहां से दूर उड़ जाता है, यहाँ तक कि सारी जमीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद बेलियन भी खुद ही हार मान लेता है। सूहो बेलियन से बोलता है कि मुझे पहले ही डाउट था कि तुम ऐसे ही गिरोगे, अगर हम लड़ते रहे तो शायद एक दिन लग जाएगा। इसके बाद सूहो बोलता है कि लगता है कि तुम इस जगह के मास्टर नहीं हो। जिसके बाद बेलियन अपनी सोर्ड जमीन में रखते हुए झुक जाता है। तभी सूहो आसमान की तरफ देखता है क्योंकि वहां से उसे खतरनाक माना का तूफान फील होता है। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खुद जिन्वू काइसेल के साथ आ चुका था। जिन्वू काइसेल से जंप करते हुए सीधे नीचे आ जाता है। जिन्वू के डैगर्स निकालते ही सूहो उसकी तरफ दौड़ता है। सूहो अपने पंच और जिन्वू अपने डैगर्स के साथ दोनों एक दूसरे पर खतरनाक अटैक करते हैं। जिन्वू के अटैक से सूहो डैमेज हो जाता है। उसकी स्पीड के सामने सूहो अभी बहुत धीमा था। जिन्वू को इस तरह देखकर सूहो सोचता है कि वो बहुत पावरफुल है। वो सच में शानदार है। वो सिर्फ पावरफुल नहीं है बल्कि उसके हर अटैक भी काउंटरलेस होते हैं और हर एक अटैक टेक्निक से किया जा रहा है। जिन्वू लगातार उस पर अटैक कर रहा था जिसे सूहो डॉज भी नहीं कर पा रहा था। सूहो सोचता है कि इतना पावरफुल होने से पहले ये कितना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता होगा और कितनी ही बार उसने जिंदगी और मौत का सामना किया होगा। इसके बाद सूहो खुद को संभालता है और बोलता है कि मैं इस तरह से हार नहीं मानूंगा। सूहो जिन्वू की तरफ बढ़ते हुए सोचता है कि मेरे पास जीतने का अभी भी एक चांस है। वो अपनी फुल पावर के साथ जिन्वू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू आसानी से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे हर जगह से डैमेज कर देता है, यहाँ तक कि सूहो के गांटलेट्स भी चूर चूर हो जाते हैं। उसे इस तरह से फाइट करते हुए देखकर सूहो सोचता है कि भले ही वो एक दुश्मन है लेकिन मैं उसकी इज्जत करता हूँ। इसके बाद सूहो एक बार फिर अपना माना रिलीज करता है और जिन्वू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू घूमकर वहां से साइड हट जाता है और उसके सिर में हाथ रखकर बोलता है कि क्या तुम्हें गेम में मजा आया? तुमने बहुत अच्छा किया। जिन्वू की आवाज सुनकर सूहो अपने डैड को पहचान लेता है और जैसे ही जिन्वू बोलता है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है, सूहो को पसीने आ जाते हैं और वो वहां से भागने लगता है। जिसके बाद जिन्वू इस गेम को खत्म कर देता है और सूहो रियलिटी में वापस उसी स्कूल में लौट आता है और उसकी पावर्स वापस ले ली जाती है। यहाँ सूहो सोचता है कि मैंने बहुत सारे गेम्स खेले, बहुत ही अजीब सपना है। तभी वहाँ एक लड़की आकर बोलती है कि क्या तुम्हें घर नहीं जाना है, मुझे क्लासरूम को लॉक करना है। जिसके बाद सूहो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद इसी स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर हम जिन्वू बेरू और इग्रिस को देखते हैं, जहां जिन्वू बोलता है कि रेस्ट एरिया के अंदर छोड़े हुए आर्किटेक्ट का रिमेन्स इतना यूजफुल होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ इग्रिस बोलता है कि मेरे किंग, क्या आप अभी भी छोटे लॉर्ड को उनकी पावर्स वापस नहीं लौटाएंगे? पहले भी ऐसे टेस्ट कई बार किए गए हैं लेकिन कभी भी वो यहाँ तक नहीं पहुंचे थे, इसीलिए मुझे लगता है कि वो पक्का क्वालिफाइड हो गए होंगे। तब जिन्वू उसे बताता है कि अगर मैं सिर्फ अपनी पावर्स पर भरोसा करता और अकेले ही ड्रैगन आर्मी से लड़ने जाता तो शायद ही मैं जीत पाता। जिन्वू बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितनी पावर्स हैं, जब तक जीत की गारंटी नहीं है उसे भागने भी आना चाहिए। बिना किसी का हिसाब लगाए दुश्मन पर बिना सोचे अटैक करना ये सिर्फ लापरवाही की हिम्मत है। इसीलिए अभी वो वक्त नहीं आया है, लेकिन एक दिन वो सीख जाएगा कि कैसे अपनी पावर्स को सिचुएशन के हिसाब से यूज करना है। बेरू समझ जाता है कि इसका मतलब उसे अभी भी सूहो से दूर रहना पड़ेगा। बेरू सूहो की बचपन वाली ड्राइंग देखकर एक बार फिर रोने लगता है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और हमें कुछ न्यूज बताई जाती हैं जहां क्रिमिनल डोंगसू ब्रदर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी न्यूज लाइव थी जिसमें संग इल्हान अपने मेंबर्स के साथ जंगल की एक बड़ी आग को बुझा चुके थे। इल्हान को देखकर बेक हैरान था कि इतनी बड़ी आग बुझाने के बावजूद वो जरा भी नहीं थके। इसके बाद हम जिन्हो को अपनी खुद की गेम कंपनी के ऑफिस में जाते हुए देखते हैं। अंदर जाते ही वो खुशी से सबको बताता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं डैड बनने वाला हूँ। दरअसल जिन्हो जिन्वू की बहन जिन्हा के साथ शादी कर चुका है। ऑफिस के सभी लोग जिन्हो को कंग्रेचुलेट करने लगते हैं। इसके बाद वो सबको बताता है कि हमारी कंपनी के लिए हमें एक इन्वेस्टर मिल चुका है। चोई जोंगिन ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने का फैसला किया है। जिन्हो
जिन्हों के लिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने का आर्टिकल भी छपता है। इसके बाद हम जिन्हों के डैड को देखते हैं जो अपने बेटे का आर्टिकल पढ़ रहा था। वो खुश होते हुए सोच रहा था कि मैं जल्द ही अपने पोते को देखना चाहता हूँ। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम आसमान में एक बहुत बड़े गेट को देखते हैं। ये गेट इतना बड़ा था कि उसने पूरी पृथ्वी को घेर कर रखा था। स्कूल में ये गेट सूहो को भी दिखाई देता है। इसके बाद हम आसमान में काइसेल को उड़ते हुए देखते हैं, जिसमें जिन्वू के साथ चाहे भी थी। चाहे बोलती है कि बहुत समय हो गए मुझे ये नजारा देखे हुए। जिन्वू चाहे को एनिवर्सरी गिफ्ट देता है, जिसके बाद चाहे बोलती है कि तुम जल्दी घर वापस आ जाना। जिन्वू उसे प्रॉमिस करता है और चाहे को काइसेल के साथ घर भेज देता है और वो खुद उस गेट के पास पहुंच जाता है। उस गेट से जिन्वू को दूसरी दुनिया का माना फील हो रहा था। जिन्वू सोचता है कि ऐसे बीइंग जो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं वो अपनी पावर से दूसरे वर्ल्ड की खतरनाक चीजों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। जिन्वू समझ जाता है कि शैडो मोनार्क की पावर्स बाहरी गॉड्स को पृथ्वी की तरफ खींच रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के साथ सोलो लेवलिंग का सफर यहीं पर खत्म होता है। इस गेट की असली सच्चाई काफी आगे की स्टोरी है, जहां एब्सोल्यूट बीइंग की तरह दूसरे आउटर गॉड्स की नजर पृथ्वी पर पड़ चुकी है और अब एक बार फिर पृथ्वी पर माना फैलेगा, नए हंटर्स का जन्म होगा और डंजन्स खुलेंगे। एब्सोल्यूट बीइंग की तरह दूसरे यूनिवर्स में कई गॉड्स हैं जो एब्सोल्यूट बीइंग के मरने के बाद पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हैं। आउटर गॉड्स यहाँ क्यों और किस लिए आ रहे हैं ये हमें आगे की वीडियोस में पता चलेगा। अगर आपको इसके आगे की स्टोरी यानी कि सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक देखना है तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको कोई और एनिमे या मांगा देखना है तो वो भी कमेंट में हमें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।